हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा थदानी और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने पावर शेयरिंग के एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए थे और आज हम सिविक्स के चैप्टर 2 फेडरलिज्म के एक्सरसाइज क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। हम देखेंगे हमें किस टाइप के आंसर्स लिखने हैं, किन किन टाइप के क्वेश्चंस में। सब टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग हैं, कुछ मैप वर्क है, कुछ मैच द फॉलोइंग है, एमसीक्यूज है। हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से हमें उनके आंसर्स फ्रेम करके लिखने हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। यहाँ पे हमें 4 स्टेट्स को पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे लोकेट करना है, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। आप साथ में पॉलिटिकल मैप अपने रख सकते हैं, साथ साथ हम इसे मार्क करते हुए चलेंगे कौन से स्टेट्स कहाँ पे पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमें मार्क कैसे करना है। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, यहाँ पे हमें अलग अलग स्टेट्स मार्क करने हैं जो स्टेट्स मेंशन्ड है। ठीक है, तो हम मणिपुर मार्क करते हैं। मणिपुर यहाँ लाई कर रहा है। फिर हम देखेंगे सिक्किम, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। ये वाला जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ है। और लास्ट है गोवा, ये वाला जो पार्ट है ये है गोवा। ठीक है, इस तरीके से पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में आपको भी मार्क करना है। ये वाला एरिया हमने मार्क किया सिक्किम, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मणिपुर, ये पार्ट है छत्तीसगढ़ एंड ये पार्ट है गोवा। इस तरीके से हमने ये 4 स्टेट्स मार्क किए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Identified and shade 3 federal countries other than India on a blank outline political map of the world। यहाँ पे हमें इंडिया के अलावा 3 फेडरल कंट्रीज मार्क करनी है। इंडिया हमें पता है एक फेडरल कंट्री है, उसके अलावा हमें 3 फेडरल कंट्रीज मार्क करनी है। हमें बहुत सारी फेडरल कंट्रीज याद हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमें 3 ही मार्क करनी है। हम कौन सी मार्क कर सकते हैं? हम मार्क कर सकते हैं साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। बिसाइड्स दैट हमें पता है कि बेल्जियम भी एक फेडरल कंट्री है। तो यहाँ पे हमें 3 फेडरल कंट्रीज मार्क करनी है। इस मैप पे हम मार्क करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये हम मार्क कर रहे हैं साउथ अफ्रीका, जो एक फेडरल कंट्री है। ये वाला एरिया यहाँ पे लाई कर रहा है पाकिस्तान, एंड ये वाला जो एरिया यहाँ पे लाई कर रहा है दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ये 3 फेडरल कंट्रीज हैं अदर देन इंडिया। और यहाँ पे बेसिकली 3 फेडरल कंट्रीज की बात हुई है एज बिकॉज चैप्टर ही फेडरलिज्म पे बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पे 3 फेडरल कंट्रीज मार्क करनी है कि इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्रीज हैं जो फेडरल डिविजन ऑफ पावर फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Point out one feature in the practice of federalism in India that is similar to and one feature that is different from that of Belgium। एक फीचर हमें बताना है जो सिमिलर है बेल्जियम के फेडरल सिस्टम से, और एक फीचर हमें बताना है जो थोड़ा डिफरेंट है बेल्जियम के फेडरल सिस्टम से। मतलब इंडिया के फीचर्स हमें कंपेयर करने हैं विद बेल्जियम। अब यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम देखते हैं कि किस तरीके से बेल्जियम ने अपना अकोमोडेशन किया था। बेल्जियम का एक फीचर अगर हम देखें तो वहां पे भी 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में भी ये सिस्टम फॉलो हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज है जो बेल्जियम में अलग है, इंडिया में अलग है। बेल्जियम में एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, वो कौन सी थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों आई थी? कल्चरल एजुकेशनल रिलेटेड इश्यूज वो अपने लेवल पे सॉल्व कर लें। तो बेल्जियम ने एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी, वो थी कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारे इंडिया में ये थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, आंसर देखते हैं। इन इंडिया जस्ट लाइक इन बेल्जियम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू शेयर इट्स पावर विद द रीजनल गवर्नमेंट्स। जैसे कि बेल्जियम के अकोमोडेशन में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेकर स्टेट गवर्नमेंट को क्यों दे दी थी? इसीलिए दी थी ताकि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट ना हो टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में भी यही है कि कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की किसको दे दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन एक चीज डिफरेंट है, वो ये कि इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है बट बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है। ठीक है,
However, unlike India, Belgium has a community government in addition to the central and state government. State और central government के अलावा उनके पास एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट, बट हमारे यहाँ पे ये थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट नहीं है जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे 3 लेवल्स हैं, हमें पता है सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। बेल्जियम में सेंटर और स्टेट है एंड एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो एक फीचर जो सिमिलर है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर्स किसको देती है, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन एक फीचर जो डिफरेंट है वो ये है, बेल्जियम हैज अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड दिस इज नॉट द केस इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the main difference between a federal form of government and a unitary form of government? Explain with an example. यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या ऐसी चीजें होती हैं जो डिफरेंट है फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप याद कीजिए, जब हमने फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ा है तब हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखी थी। व्हाट डज फेडरलिज्म स्टैंड्स फॉर? फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उसके पास कुछ पावर्स होती हैं और वो पावर्स शेयर होती हैं विद वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स विद इन अ कंट्री। और वो वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स क्या हैं? स्टेट्स हैं जो अपने प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे काम कर रही हैं। बट एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरीके का सिस्टम नहीं होता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, वो है सेंटर। स्टेट गवर्नमेंट प्रिवेल नहीं कर रही, या इफ सपोज प्रिवेल कर रही है तो वो डोमिनेट कर रही है सेंटर स्टेट को। ठीक है, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देयर विल बी ओनली वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वो है एक ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में केस डिफरेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है, आंसर देखते हैं। In a federal form of government, the central government share its powers with various constituent units of the country. For example, हम ये केस इंडिया में ही देखते हैं। In India, power is divided between the government at the center and various state governments. इंडिया में पावर डिवाइड हो रही है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। एंड इनफैक्ट जब हमने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा था, हमें उसमें ये भी समझ में आया था कि इनकी भी थोड़ी थोड़ी पावर लेके किसको दे दी है, लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, in a unitary form of government, all the power is exercised by only one government. For example, in Sri Lanka, the national government holds all the power. अब यहाँ पे हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिया का एग्जाम्पल लिया, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया। श्रीलंका के केस में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों था? श्रीलंका ने मेजोरिटेनिज्म की पॉलिसी फॉलो की थी। मेजोरिटेनिज्म की पॉलिसी में उन्होंने सिर्फ एक ही टाइप ऑफ मेजोरिटी को फेवर किया है। उन्होंने सिर्फ सिन्हेलास को फेवर किया, सिन्हेला को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। जब एक्ट ऑफ 1956 पास हुआ था, उनको ही सारी यूनिवर्सिटी जॉब्स पोजीशंस ऑफर की गई थी और वहां पे जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था एंड उनके अंदर ये फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप हुई थी कि हमें आउटकास्ट क्यों कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट दोनों हैं, जिसमें सेंटर अपनी पावर स्टेट के साथ शेयर कर रही हैं। बट एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे हमने देखा कि श्रीलंका में नेशनल गवर्नमेंट होल्ड्स ऑल दी पावर्स। ठीक है, तो ये फीचर है एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। State any two differences between the local government before and after the constitutional amendment in 1992. हमें दो चीजें बतानी है, लोकल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस आया है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। मतलब उससे पहले लोकल गवर्नमेंट में क्या ऐसी चीजें थी जो बाद में चेंज हुई हैं। आ रहा है समझ में? अब लोकल गवर्नमेंट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992, लोकल गवर्नमेंट में क्या था, वहां पे इलेक्शंस रेगुलरली नहीं हो रहे हैं और ना ही रिसोर्सेस शेयर हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के साथ। और ये रिसोर्सेस कौन शेयर करेगा? ऑब्वियसली द स्टेट गवर्नमेंट विल शेयर इट्स रिसोर्सेस विद द लोकल गवर्नमेंट। बट जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 का, उसके बाद ऐसा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शंस भी रेगुलरली होंगे
और स्टेट गवर्नमेंट अपने कुछ रिसोर्सेस किसके साथ शेयर करेगा, लोकल गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो अपने इश्यूज लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर दें। ठीक है, तो हम ये चेंज देखते हैं बिफोर और आफ्टर का। लोकल गवर्नमेंट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992, elections were not held regularly. Second, local government did not have any power or resources of their own. ना ही elections regularly हो रहे हैं और ना ही लोकल गवर्नमेंट के पास अपना खुद का कोई पावर था, अपनी खुद की कोई रिसोर्सेस थी। लोकल गवर्नमेंट सिर्फ नाम के लिए फंक्शन कर रही थी, बट उसको चला कौन रहा था, किसकी सबऑर्डिनेट थी, स्टेट गवर्नमेंट के। बट after the constitutional amendment of 1992, situation has been changed. क्या चीजें चेंज हुई हैं? It is mandatory to hold regular elections to local government bodies. Second, the state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. पहली बात तो मैंडेटरी है कि आफ्टर सर्टेन ईयर्स आपको रेगुलर इलेक्शंस करवाने हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में। सेकेंडली, स्टेट को अपनी कुछ पावर्स, अपने कुछ रिसोर्सेज लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने हैं। अब आप ये सोचेंगे कि नीड क्यों है शेयर करने की? नीड इसीलिए है ताकि लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट होके काम नहीं करे। सेकेंडली, लोकल लेवल पे उन्हें पता है उन्हें कब किस चीज की जरूरत है, उनके इश्यूज वो खुद रिजॉल्व तब कर पाएंगे जब उनके पास अपनी कुछ सर्टेन पावर होगी, अपने कुछ रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज में हम बात कर सकते हैं मनी की। ठीक है, जब उनके पास सर्टेन इश्यूज आते हैं तो उन्हें पता है उन्हें कब कितना रिसोर्स यूज करना है। ठीक है, ये चेंजेस हैं बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, हम यहाँ पे ब्लैंक में फिल करते जाएंगे साथ साथ। सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन। यूनाइटेड स्टेट्स, हमने दो टाइप ऑफ फेडरेशन पढ़े थे फेडरलिज्म में, एक था कमिंग टुगेदर, एक था होल्डिंग टुगेदर। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कौन से टाइप ऑफ फेडरेशन में आ रहा था? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। Coming together type of federation, all the constitute states have equal powers and states are coming together federation में हमें पता है सब constitute states के पास equal power है। क्यों? क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने ये डिसाइड किया था कि हम एक साथ आएंगे, हम अपनी एक कमिटी बनाएंगे, तो उनके पास सबके पास इक्वल पावर है, कोई किसी के लिए सबऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इक्वल पावर है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है vis-a-vis द फेडरल गवर्नमेंट। बट इंडिया कौन सा टाइप ऑफ फेडरेशन था? हमने जब फेडरलिज्म पढ़ा था, कमिंग टुगेदर में हमने पढ़ा था सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आ रहे हैं, वो अपनी कमिटी फॉर्म कर रहे हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को, अपने इंडिपेंडेंट यूनिट्स को। ठीक है, लेकिन हमने इसका ऑपोजिट पढ़ा था होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पे ऐसा होगा एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी और वो अपने पावर्स किसके साथ शेयर कर रहा है? with their subunits or with their units at the provincial or regional level। ठीक है, तो यहां पे इंडिया इज अ होल्डिंग type of federation and some states have more power than the others. In India, the dash government has more power। अब यहाँ पे किस गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगी? ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट अपनी पावर्स शेयर कर रहा है। तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स शेयर करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सब स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं होती, कुछ स्टेट्स को कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस मिले होते हैं, जैसे हमने फेडरलिज्म में पढ़ा था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रिविलेजेस मिले रिगार्डिंग देयर कल्चर, रिगार्डिंग देयर रिलीजन, रिगार्डिंग देयर लैंड। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सब स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स नहीं होते, बट कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सब स्टेट्स के पास, इंडिपेंडेंट स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स होते हैं एंड दे आर मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ने डिसाइड किया है और वहां पे पावर शेयर नहीं हो रहा है। लेकिन इंडिया में पावर शेयर हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर कर रही है विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट करता है? Here are 3 reactions to the language policy followed in India।
गिव एन आर्ग्यूमेंट एंड एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट एनी ऑफ दीज पोजिशंस। 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स में अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट्स बोले गए हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, संगीता का स्टेटमेंट है द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। मतलब ये जो पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन फॉलो हो रहा है टू ब्रिंग टुगेदर द रिलीजियस एंड रीजनल डाइवर्सिटीज, ये इसकी वजह से एक नेशनल यूनिटी स्टैब्लिश हुई है, संगीता का ये कहना है। ठीक है, अरमान सेज language based states have divided us by making everyone conscious of their language। अरमान स्टेट करता है कि लैंग्वेज स्टेट्स ने अपने आप को डिवाइड कर लिया है एज बिकॉज एवरीवन इज कॉन्शियस ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। तो क्या ये सही है या गलत है कि लैंग्वेज स्टेट्स की वजह से स्टेट्स डिवाइड हो रहे हैं जस्ट बिकॉज उनका जो रीऑर्गेनाइजेशन था वो लैंग्वेज के बेसिस पे था? देखेंगे ये सही है या गलत है। थर्ड, Harish says this policy has only helped to consolidate the dominance of English over other languages। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिसी आई है ना, इस पॉलिसी की वजह से, अब ये कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इस पॉलिसीज की वजह से ये बोल रहे हैं कि क्या कौन सी लैंग्वेज डोमिनेट कर रही है, सिर्फ इंग्लिश डोमिनेट कर रही है अदर लैंग्वेजेस में। अब अगर हम इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ रहे हैं, हमें ये चीज क्लियर हो रही है इस आर्ग्यूमेंट में सबसे सही आर्ग्यूमेंट सिर्फ संगीता का है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन की वजह से नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन हुई है। कैसे हुई है? अकोमोडेशन हुआ, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड हुई, किसी का किसी के ऊपर डोमिनेशन नहीं है। अकोमोडेशन हुआ जिसकी वजह से हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, एंड एक पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन हुई है। समझ में आ रहा है कैसे स्ट्रेंथन हुई है? एज बिकॉज सबको पावर दी गई है, सबको अपना काम डिवाइड कर दिया गया है, किसी का डोमिनेशन किसी के ऊपर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम अरमान का केस देखें, वहां पे बोल रहे हैं कि लैंग्वेज स्टेट्स की वजह से स्टेट्स डिवाइड हो गए हैं क्योंकि सबको अपने लैंग्वेज की पड़ी है। ऐसा नहीं है, जब रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे, तब भी नेशनल लीडर्स को इस बात का डर था कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हो तो रहा है पर कहीं ऐसा नहीं हो जाए दैट इट अंडरमाइंस द नेशनल यूनिटी। बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी वजह से क्या हुआ, नेशनल यूनिटी स्टैब्लिश हुई, उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हुआ और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी ज्यादा दिखने लग गई। समझ में आ रहा है? डिवाइड हुआ है, लेकिन डिवाइड होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि कंट्री डिवाइड हो रही है, नहीं, सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जिसकी वजह से सारे स्टेट्स को इक्वल फायदा हुआ था एंड इट डज नॉट अंडरमाइन द नेशनल यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, हरीश कहते हैं इस पॉलिसी की वजह से सिर्फ इंग्लिश ही डोमिनेट कर रही है सारी लैंग्वेजेस को। ऐसा नहीं है, हमारे पास और भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ इंग्लिश थोड़ी है, बल्कि और भी लैंग्वेजेस हैं जिन लैंग्वेजेस में हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं। जब भी हम एग्जाम्स दे रहे हैं, उन सब लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज को हम चूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट में ये तो नहीं बोला गया ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको इसी में ही बोलना है, या कहीं ये नहीं बोला गया कि इंग्लिश ही डोमिनेट करिए या इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। नहीं, ये सिर्फ एक पार्ट है अदर लैंग्वेजेस का और ये डोमिनेट नहीं कर रही है अदर लैंग्वेजेस को, ऐसा नहीं है। सब अपने अकॉर्डिंग अपने अपने एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, जिस टाइप का कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संगीता का स्टेटमेंट बेस्ट है दैट दिस पॉलिसी हैज अकोमोडेटेड and this policy has actually gained the national unity of our country। ठीक है, आंसर देखते हैं। Sangeeta's reaction is better than those of other two. Unlike Sri Lanka, where the language of the majority has been promoted, the Indian polity has given equality of status to all the major languages spoken in the country. This has led to the avoidance of social conflict on linguistic basis। जैसे श्रीलंका में के केस में हुआ था
क्या हुआ था वहां पे? श्रीलंका के केस में ये हुआ था कि श्रीलंका में मेजोरिटेनिज्म की पॉलिसी फॉलो करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया है कि तमिल्स को सारे प्रिविलेजेस नहीं दिए गए थे। सारे प्रिविलेजेस किसे दिए जा रहे थे? सिन्हैलीज को। सिन्हैलीज को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया। इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया में और भी मेजर लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया है और उनको भी उनका शेयर दिया गया है। इस तरीके से नहीं बोला गया कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज यही है, आपको यही बोलना है। नहीं, सारी शेड्यूल लैंग्वेजेस में मेजर लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं ताकि लैंग्वेज के बेसिस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज ना। ठीक है। The policy of accommodation has made administration of states easier. It has also ensured a large participation in the government activities by people who speak various languages. इसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हो गया क्योंकि स्टेट्स डिवाइड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एंड सेकेंडली क्या हुआ? ज्यादा पार्टिसिपेशन देखा गया लोगों का, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का ज्यादा पार्टिसिपेशन देखा गया। अब अगर सपोज लैंग्वेज के बेसिस पे ये रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इतना इजी होता? क्या पार्टिसिपेशन होता लोगों का? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों को लगता कि हमें आउटकास्ट कर दिया गया है, हमें साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन अभी लोगों को लग रहा है, सब पार्ट्स में सब लोगों को ये लग रहा था कि नहीं, हमारे लैंग्वेज की भी बात हो रही है, हमें भी प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The distinguishing feature of a federal government is, मतलब एक ऐसा फीचर, यूनिक फीचर फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक अलग ही फीचर। ठीक है। National governments give some powers to the provincial government. Power is distributed among the legislature, executive, and judiciary. Elected officials exercise supreme power in the government. Governmental power is divided between different levels of government. अब ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलग अलग फीचर्स हैं, लेकिन अगर हम एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर निकालें, एक यूनिक फीचर निकालें जो उसे दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग करता है, तो वो फीचर कौन सा हुआ? गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट की पावर्स डिवाइड हुई है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम सेंटर, स्टेट और लोकल की बात करते हैं। तो ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक अलग ही फीचर है जो उसे दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग करता है। तो इसका आंसर हो गया डी, गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A few subjects in various lists of the Indian Constitution are given here. Group them under the Union, State and Concurrent list as provided in the table below. कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, हम बताएंगे। डिफेंस आएगा, हमें पता है डिफेंस किस में आएगा? यूनियन लिस्ट में। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर किस में आएगा? स्टेट लिस्ट में। बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग आएगा यूनियन लिस्ट में। कम्युनिकेशन की बात करें, यूनियन लेवल पे काम होगा यूनियन लिस्ट में। मैरिजेस की बात करें, जिसपे दोनों लॉज बना सकते हैं, वो आ गया कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, पुलिस की बात करें, जो हर एक पर्टिकुलर स्टेट अपने लेवल पे डील करेगा, तो स्टेट लिस्ट में। एजुकेशन की बात करें तो जिसमें दोनों लॉज बनाएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में। फॉरेस्ट की बात करें जिसमें दोनों लॉज बनाएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट। और अगर ट्रेड की बात करें, जो हर स्टेट अपने लेवल पे डील करेगा, तो आ जाएगा स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट के कौन से हो गए? डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट के कौन से हो गए? एग्रीकल्चर, पुलिस, ट्रेड। और कॉन्करेंट लिस्ट के हो गए मैरिजेस, एजुकेशन, फॉरेस्ट। अब हमें पता है ना, यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं उसमें यूनियन खुद लॉज बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है स्टेट लॉ बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है वो दोनों के ही सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बनाएंगे। ठीक है, आंसर देखते हैं। यूनियन लिस्ट में आ गया डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट में आ गया पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड। और कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिजेस। तो ये 3 टाइप ऑफ लिस्ट है जिससे इंडिया एक फेडरल कंट्री बनती है।
ये सब्जेक्ट्स क्यों डिवाइडेड थे? एज बिकॉज हम अगर बात करते हैं ना कि इंडिया को क्या चीज एक फेडरल कंट्री बनाता है, वो यही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर्स का, मैटर्स का, अलग अलग सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड किए गए हैं इन 3 डिफरेंट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Examine the following pairs that give the level of government in India and the powers of the government at that level to make laws on the subjects mentioned against each. Which of the following pair is not correctly matched? यहाँ पे pairs दिए गए हैं और ये बताया गया है कि अच्छा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाएगा, इस टाइप के लिस्ट मेंशन्ड है। तो हमें वो वाला पेयर निकालना है जो अनकरेक्टली मैच्ड है, एक्चुअली करेक्ट नहीं है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट किस पे लॉज बनाता है? स्टेट लिस्ट पे, पता है हमें। सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे बनाता है? यूनियन लिस्ट पे। सेंट्रल और स्टेट दोनों किस पे बनाते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट पे। और लोकल गवर्नमेंट किस पे बनाता है? रेसिडरी पावर्स पे नहीं। जो भी रेसिडरी पावर्स हैं वो बाद में इंक्लूड हुए हैं और इनमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उस पे लॉ सिर्फ सेंटर ही बनाता है। और ये रेसिडरी पावर्स बाद में इसीलिए इंक्लूड किए गए हैं क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो सब्जेक्ट्स नहीं थे वो बाद में आए हैं, तो वो इन तीनों लिस्ट में तो नहीं आए। ठीक है, इन तीनों लिस्ट में नहीं आए, इसीलिए इस 4th लिस्ट की रिक्वायरमेंट थी जिसमें रेसिडरी पावर्स पे लॉज लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाता, इन पे पावर्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो ये वाला जो पेयर है ये अनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 and select the correct answer using the codes given below the list. हमें एक लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है, देखना है कौन किसका करेक्ट मैच है। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर होंगे, सरपंच होंगे, गवर्नर होंगे, मेयर होंगे। यूनियन ऑफ इंडिया सेंट्रल की बात हो रही है, कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं वहां पे कौन होंगे? आप भी थोड़ा सोचिए कि अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो यूनियन में आ गया सेंटर, वहां पे हो गया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट में कौन आएगा? स्टेट में आ गया गवर्नर। अगर हम म्युनिसिपल की बात कर रहे हैं तो म्युनिसिपल में कौन आ गया? मेयर। और अगर हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत में आ गया सरपंच। ठीक है, तो यूनियन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नर, म्युनिसिपल मेयर और ग्राम पंचायत की बात करें तो सरपंच। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये मेंशन करना है। यहाँ पे हमने ये किस तरीके से मेंशन किया है? यूनियन ऑफ इंडिया हो गया ए, ठीक है, स्टेट हो गया सी, म्युनिसिपल हो गया डी और फिर बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए सी डी बी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये मैच किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In a federation, the power of the federal and provincial governments are clearly demarcated. हमें ये स्टेटमेंट्स में से सही स्टेटमेंट कौन सा है वो निकालना है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इन अ फेडरेशन द पावर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड। यहाँ पे ये बोल रहे हैं फेडरेशन में फेडरल और प्रोविंशियल मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पावर है वो क्लियरली डिमार्केटेड है, क्लियरली डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेंटर के पास अपनी पावर्स हैं और स्टेट के पास अपनी पावर्स हैं। ठीक है, सेकंड, इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज द पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। जब हमने फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़े थे हमने उसमें भी देखा था कि सेंटर और स्टेट्स के जो पावर हैं वो क्लियरली स्पेसिफाइड हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन और उनके जो पावर्स हैं वो अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन के अलग हैं, अपने अपने स्पेसिफिक एरिया के या स्पेसिफिक अथॉरिटी के पावर्स अलग हैं और उनके पावर्स क्लियरली स्पेसिफाइड हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। तो ये भी स्टेटमेंट हुआ बिल्कुल सही। श्रीलंका इज अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। श्रीलंका एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है क्योंकि वहां पे कंट्री इज नॉट डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, वहां पे सिर्फ एक ही पॉलिसी फॉलो हो रही है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन बिकॉज सम पावर्स ऑफ द स्टेट हैव बीन डिवॉल्व्ड टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज।
यहाँ पे पावर ना डिसेंट्रलाइज हुई है, सिर्फ पावर शेयर हुई है, पूरी तरीके से पावर डिवॉल्व नहीं हो गई है टू द लोकल गवर्नमेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है कि इंडिया फेडरेशन नहीं रही, क्योंकि स्टेट की पावर डिवॉल्व कर दी गई है, पूरी तरीके से सारी पावर्स लोकल गवर्नमेंट को नहीं दी गई है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, डिविजन हुआ है, सेंटर और स्टेट ने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी पावर किसको दे दी, लोकल गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने लेवल पे अपनी फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, तो इसमें दो ही स्टेटमेंट सही हैं, ए एंड बी। यहाँ पे हम सिर्फ दो ही स्टेटमेंट की बात करेंगे, जिसमें इन अ फेडरेशन पावर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट क्लियरली डिमार्केटेड है, क्लियरली डिवाइडेड है। और सेकेंडली, इंडिया एक ऐसा फेडरेशन है जिसमें दोनों के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें उनका जॉरिस्डिक्शन, उनका एरिया ऑफ अथॉरिटी अलग है। तो इसका आंसर हो गया ए एंड बी ओनली, क्योंकि श्रीलंका डिवाइडेड नहीं है इन प्रोविंसेस, और इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से अपनी पावर्स लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व नहीं की गई है, सिर्फ पावर शेयर की है सेंटर और स्टेट। ठीक है, ये सारे हमारे आज के क्वेश्चंस हैं ऑफ फेडरलिज्म। आप इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना, इन क्वेश्चंस को मार्क करना और देखना हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और हमें किस तरीके से वो आंसर्स फ्रेम करने हैं। पॉलिटिकल मैप में भी आप वो मार्किंग कीजिएगा और बाकी आंसर्स भी इस तरीके से हमें लिखने हैं। ठीक है, बाकी के जो चैप्टर्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।